Good afternoon, students. Today we will talk about protein sorting or protein targeting. So इंट्रोडक्शन। प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के आउटसाइड और इनसाइड। जैसा कि हम सबको पता है, जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है, लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड का ही एक लॉन्ग चेन है। तो प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सेल में प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट को, सेल के इनसाइड और आउटसाइड प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप सब जानते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है क्या होता है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन या डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास करने का कार्य करता है। आरएनए सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले से प्रेजेंट जो डीएनए होता है या एंसेक्टल डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू बनने वाले आरएनए में क्या होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं और आरएनए में जाके स्टोर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद में राइबोसोम ट्रांसलेट द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द एमआरएनए इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस प्रोड्यूसिंग अ पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में उसी राइबोसोम में प्रेजेंट एमआरएनए के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में एंसेक्ट्रल डीएनए के सारे इंफॉर्मेशंस कोडेड होते हैं, स्टोर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन कोडान आप सबको पता है AUG होता है जो कि मेथियोनिन को कोड करता है और प्रोसेस का स्टार्टिंग करता है। जैसे ही क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए की चेन क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, इसी प्रोसेस को हम इलॉन्गेशन कहते हैं। और जब एमआरएनए का एक निश्चित सीक्वेंस बन जाता है, इसके बाद में उस चेन का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन, मतलब चेन का और लेंथ बढ़ना क्या होता है, रुक जाता है। रुकने की प्रोसेस कैसे होती है, तो टर्मिनेशन कोडान आप सबको पता है, 3 टर्मिनेशन कोडान होते हैं, उनमें से कोई भी एक टर्मिनेशन कोडान आके इस प्रोसेस को क्या कर देता है जी, रोक देता है। इसके बाद है ट्रांसलेशन अगेन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि राइबोसोम असेंबली से जुड़े हुए होते हैं, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, इलॉन्गेशन, उसमें सारे इंफॉर्मेशन से स्टोर होते हैं। इलॉन्गेशन की प्रोसेस में ये साइकिल कंटिन्यूसली बार बार रिपीट होती है और इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस आकर ऐड होते जाते हैं और जैसे ही एक निश्चित सीक्वेंस बन जाता है, टर्मिनेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन चेंज होता है, वो वहाँ से अलग हो जाता है। इसके बाद है आपका प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक सबसेलुलर लोकेशन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल फॉर करेक्ट एक्टिविटी। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ही न्यू प्रोटीन चेन बनता है, वो प्रोटीन चेन अपने टारगेट साइट पर जाएगा और अपने फंक्शन को क्या करेगा जी, कंप्लीट करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटीन टारगेटिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स दैट आर destined टू वर्क आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन टारगेटिंग क्यों आवश्यक है, आवश्यक इसलिए क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है सेल के प्रोटीन का जो टारगेटिंग है वो सेल के इनसाइड भी होगा, आउटसाइड भी होगा, एक्टिविटी दोनों साइड होगी। इसलिए टारगेटिंग का जो प्रोसेस है या सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत नेसेसरी होता है। दिस डिलीवरी प्रोसेस इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोटीन इटसेल्फ। ये जो पूरा प्रोटीन का डिलीवरी प्रोसेस है ये खुद प्रोटीन पर डिपेंड करता है, लेकिन किस प्रोटीन पर डिपेंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के पहले वाला प्रोटीन मतलब कि डीएनए, जिसमें एंसेक्ट्रल इंफॉर्मेशंस हैं, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के बाद बनने वाला प्रोटीन जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें एंसेक्ट्रल डीएनए के इंफॉर्मेशंस आकर स्टोर हुए हैं। करेक्ट सॉर्टिंग इज़ क्रूशियल फॉर द सेल। सॉर्टिंग या टारगेटिंग का करेक्ट होना सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसमें क्या होगा, एरर कॉज होगा और एरर के कारण काफ़ी सारे जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में कॉज होंगे।
टारगेटिंग पाथवे को हम 2 स्टेप्स या 2 टाइप से समझ सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन के बाद का पाथवे, एक होता है ट्रांसलेशन के साथ साथ चलने वाला पाथवे। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग जो होता है वो 4 ऑर्गन्स में कंप्लीट होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। एंड ट्रांसलेशन के साथ साथ चलने वाला जो टारगेटिंग होता है जिसे हम को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग या सेक्रेटरी पाथवे कहते हैं, ये 5 ऑर्गन्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटेड प्रोटीन्स। इसके बाद है आपका टारगेटिंग सिग्नल्स के बारे में हम पहले भी सिग्नल ट्रांसडक्शन में पढ़े हैं आप लोग कि सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसेप्टर चेकआउट करेगा। आफ्टर डेट वो कहाँ तक जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। सेम प्रोटीन के साथ भी हमको यही पढ़ना है। टारगेटिंग सिग्नल्स आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। टारगेटिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन के पीसेस होते हैं डेट अनेबल द सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनरी टू करेक्टली पोजिशन अ प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। जो कि क्या करता है, प्रोटीन कहाँ पर ये इसका टारगेट है, कहाँ पर ये प्रोटीन जाकर वर्क करेगा, सेल के इनसाइड या आउटसाइड, उसको वो क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, जो ट्रांसलेशन के बाद बना हुआ न्यू हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है प्रोटीन का, वहाँ पर ये होता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दिया है ऑल इन द फोल्डेड प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप सब पढ़ चुके हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या हो जाते हैं, बहुत नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोल्डेड प्रोटीन। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन आफ्टर ट्रांसलेशन बनी हुई जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की लॉन्ग चेन है, वो ऑलवेज स्ट्रेट चेन हो ज़रूरी नहीं है, वो कभी कभी प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ टारगेटिंग सिग्नल्स के एब्सेंस में अ प्रोटीन विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन हमेशा कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में रहेगा। वो सेल के इनसाइड या आउटसाइड जाकर कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि उसके पास में टारगेटिंग सिग्नल ना हो। The continuous stretch of amino acid residues in the chain that enables targeting are called signal peptides or targeting peptides। अमाइनो एसिड के जो रेसिड्यूज होते हैं या लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वही सिग्नल पेप्टाइड्स या टारगेटिंग पेप्टाइड्स कहलाते हैं। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो ऑलवेज साइटोप्लाज्म में होगा, वो सेल के इनसाइड या आउटसाइड जाकर कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग पेप्टाइड्स। 2 तरह के टारगेटिंग पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका प्री सीक्वेंसेस एंड दूसरा होता है इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड। इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्री सीक्वेंस जो होते हैं वो प्री मैच्योर अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्री सीक्वेंसेस के बारे में। द प्री सीक्वेंसेस ऑफ द टारगेटिंग पेप्टाइड्स आर ऑफन फाउंड इन द एंड टर्मिनल एक्सटेंशन। अब आप सबको पता है कि अमाइनो एसिड चेन में 2 टर्मिनल एंड होते हैं। पहला हमारा कहलाता है एंड टर्मिनल एंड दूसरा कहलाता है हमारा सी टर्मिनल एंड। एंड टर्मिनल जहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है एंड सी टर्मिनल जहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप सबको पता है 2 टर्मिनल एंड होते हैं। तो प्री सीक्वेंसेस क्या होते हैं, द प्री सीक्वेंसेस ऑफ द टारगेटिंग पेप्टाइड्स आर ऑफन फाउंड एट द एंड टर्मिनल एक्सटेंशन। अमाइनो एसिड के एंड टर्मिनल एक्सटेंशन में प्रेजेंट जो पेप्टाइड्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्री सीक्वेंसेस। इट इज़ composed of between 6 to 136 बेसिक एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जो कि 6 to 136 बेसिक एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मतलब इनका नेचर होता है बेसिक एंड हाइड्रोफोबिक। मतलब क्या होता है, ये जल से क्या करते हैं, दूरी बना के रखने वाले। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इन केस ऑफ पेरोक्सीसोम्स आप सबको पता है टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज़ है। इन केस ऑफ पेरोक्सीसोम द टारगेटिंग सीक्वेंसेस इज ऑन द सी टर्मिनल एक्सटेंशन मोस्टली। पेरोक्सीसोम्स में प्रेजेंट जो पेप्टाइड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड के सी टर्मिनल एक्सटेंशन या सी टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होते हैं। Signal sequences are removed from the finished protein by specialized signal peptides once the sorting process has been completed। जैसे ही प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सिग्नल पेप्टाइड्स फिर से क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं या अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल एंजाइम की तरह एक्टिविटी होती है।
उसके बाद प्रोटीन कैन मूव बिटवीन कंपार्टमेंट्स इन डिफरेंट वेज। अब हम सबको पता है जब हम सेल बॉडी के बारे में, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है वो कितनी तरह के सेलुलर स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है। तो उन सारे सेल्स में, उन बॉडी के पर्टिकुलर एक एक सेल में प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो कैसे कैसे इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है दो सेल्स के बीच में, दो ऑर्गन्स के बीच में, वो हम पढ़ेंगे। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है आपका गेटेड ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियस होता है। सेकेंड होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स। एंड थर्ड होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाजू में देखिए आप इमेज दिया हुआ है, इमेज में सब कुछ दिया हुआ है आपका कि कैसे कैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। साइटोसोल से न्यूक्लियस में जा सकता है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म से ही प्लास्टिड्स, साइटोप्लाज्म से ही पेरोक्सिसोम। और इसके बाद में आप देखो एरो का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, कहीं कहीं पे बाई डायरेक्शनल भी है कि जाकर वापस आना। क्लियर हो गया। इसके बाद में आपका गेटेड ट्रांसपोर्ट अपन जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़े थे बिल्कुल सेम उसी तरह का है। द प्रोटीन ट्रैफिक बिटवीन द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस अकर्स बिटवीन द टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पेसेस विच आर इन द कंटिन्यूटी थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम सबको पता है सेल न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यही न्यूक्लियर पोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल से आने वाले कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा तो इस एंट्रेंस को रोकना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एंट्रेंस को रोकना या उनको आने देना किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर पोर पे। द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस फंक्शन एज सेलेक्टिव गेट्स। न्यूक्लियर पोर कैसा फंक्शन करते हैं, सेलेक्टिव गेट का फंक्शन करते हैं डेट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर असेंबलीज, जो कि नेसेसिटी है सेल के लिए। उन्हीं मैक्रोमॉलिक्यूल्स को वो अंदर क्या होगा, एंट्री करने देगा, बाकी सबको बाहर वो रोक देगा। फिर सेकेंड है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड। अब हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल में पाए जाने वाला कोई भी मेम्ब्रेन हो वो प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। क्या होता है, एक इंटरनल प्रोटीन होता है, एक एक्सटर्नल प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे अपन यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन का टारगेट साइड जो भी हो, तो सेल के इनसाइड या आउटसाइड प्रोटीन जाकर कैसे अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ट्रांसलोकेट्स डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइटोसोल इनटू अ स्पेस दैट इज टोपोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। अब हम सबको पता है, सबने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होता है कि जितनी चीज़ें जिस तरह का कार्य गेटेड ट्रांसपोर्ट में न्यूक्लियर पोर करता है, उसी तरह ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में वो जो सेमी परमिएबिलिटी या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली मस्ट अनफोल्ड टू स्नेक थ्रू द ट्रांसलोकेटर। जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होते, लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, अनफोल्ड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड की एक लॉन्ग चेन होती है। द इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टेड प्रोटीन्स फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन क्या होता है जी, ब्लैंक स्पेस होता है, और फ्रॉम द साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रियम। जो ट्रांसपोर्ट का स्टार्टिंग होता है, द इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टेड प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन का शुरुआत होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन, या फिर एक दूसरा रास्ता होता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है आपका थर्ड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे हम सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आप सब पढ़े हैं, वेसिकल्स स्टोनी से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी apparatus and proteins to endoplasmic reticulum for example occurs in this way। गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेसिकल्स के थ्रू
प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले दो ऑर्गन्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स विच में बी स्मॉल, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में प्रोटीन के साथ साथ जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है। ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स विच में बी स्मॉल, साइज में स्मॉल होंगे, स्फेरिकल transport vesicles or larger irregularly shaped organelle fragments fairy proteins from one compartment to another. The transfer of soluble recognized by a complementary receptor in the appropriate membrane. इसके बाद में इस पूरे प्रोसेस को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है, समरी है, देख लो। बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक सबसेलुलर लोकेशन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल फॉर करेक्ट एक्टिविटी। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद में बना हुआ जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होता है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर ही क्या होता है जी, फ्री होता है, ताकि सेल अपनी एक्टिविटी को करेक्ट वे से चला सके। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटीन टारगेटिंग। इस पूरे प्रोसेस को एक साथ प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहा जाता है। सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैव एन एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड विच टारगेट्स the protein to be synthesized on the rough endoplasmic reticulum। सेक्रेटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनमें एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड, मतलब ये किस तरह के होते हैं, प्री सीक्वेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को कहाँ पर सिंथेसाइज्ड करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। ड्यूरिंग सिंथेसिस इट इज़ ट्रांसलोकेटेड थ्रू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इनटू द लुमेन। सिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले इसका ट्रांसलोकेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से ल्यूमेन में होता है। वेसिकल्स देन बड ऑफ फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैरी द प्रोटीन टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट जो वेसिकल्स होते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं और इस प्रोटीन को गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वेयर इट बिकम्स ग्लाइकोसाइलेटेड, जहाँ पर ये ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस का प्रोसेसिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। अदर वेसिकल्स देन कैरी इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वेसिकल्स जो हैं, कुछ वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्यूज़न ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जो फ्यूज़न होता है, देन रिलीज द प्रोटीन इनटू द सेल एक्सटीरियर। फिर क्या होता है, फ्यूज़न के बाद में ये जो प्रोटीन है सेल के अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सेल के आउटसाइड, सेल में आउटसाइड जाकर रिलीज़ हो जाता है। इस तरह प्रोटीन सॉर्टिंग की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है।